जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस महासेशन में हम सामान्य हिंदी के ऐसे 20 प्रश्न लाने वाले हैं जो अमूमन हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि यह 20 प्रश्न जो है आज उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था वहां भी 20 नंबर की हिंदी पूछी गई थी। और आइए जानते हैं कि उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर 9 अप्रैल 2023 को हुआ है उसमें कैसे हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं। आयोग जो है अब डिफिकल्ट हिंदी के क्वेश्चन पूछ रहा है जो अमूमन ज्यादा चांसेस रहते हैं। इन प्रश्नों को भी आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाले। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। आज के 20 प्रश्न इस प्रकार से होंगे जो पूछे गए थे। सामान्य भाग 1 सामान्य हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्न नंबर 1 था इसमें इतर इतर इतरेतर में लागू होने वाला संधि सूत्र है। इतर इतर में लागू होने वाला संधि सूत्र कौन सा हो जाएगा। अब यहां पर बात करें इको यणचि, अकस्वणी दीर्घा, दीर्घ रेचि, आद गुणा। तो इको यणचि जो सूत्र है वो यण संधि का है। किसका? यहां पर कहा इको यणचि, इक के स्थान पर यणादेश होता है तो ये सूत्र यण संधि का है। अकस्वणे दीर्घा तो ये दीर्घ संधि का हो गया, ठीक है ना, ये यण संधि का है, ये दीर्घ संधि का है। वृद्धि रेचि ये वृद्धि संधि का हो गया, ठीक है ना। तो इसमें पूछा कि इतर इतर इतरेतर में लागू होने संधि सूत्र जो होगा ये आद गुणा यानी गुण संधि यह है और आद गुणा इसका सूत्र है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कौन सा? डी ऑप्शन, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, कैसा प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा इसमें पूछा गया है। प्रश्न ए है, हम सभी काल चक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं, इतनी रात बीती तुम क्यों आई। इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, जल्दी मत करो, धैर्यता से काम लो। तो वाक्य की दृष्टि से शुद्ध था ये सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर है वह है सी ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया था हिंदी में, अभागा सुख से वंचित रह जाता है। प्रश्न था इतना, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यह अर्थ इसमें से किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है। यानी यह किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त होगा। अंधा पीसे कुत्ता खाए, अंधा बगुला कीचड़ खाए, अंधेरी नगरी चौपट राजा, कोयले की दलाली में मुंह काला। तो इसका जो राइट आंसर था वह था डी ऑप्शन, ठीक है ना। अंधा बगुला कीचड़ खाए, कहने का मतलब अभागा सुख से वंचित। एक तो अभागा है, भाग्य से वंचित है, ऊपर से सुख से भी वंचित है, सुख भी उसके पास नहीं। उसी प्रकार से अंधा बगुला जो है वो कीचड़ खा रहा है, एक तो अंधा है और ऊपर से उसको खाने को क्या मिला? कीचड़। तो ये इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की अगर बात करें, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्वस्वीकृत समझी जाती है वह क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, परिपत्र, विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति या विज्ञप्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी प्रेस विज्ञप्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना होती है उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं, ठीक है। सामान्य विज्ञप्ति नहीं हो जाए, विज्ञप्ति सामान्य विज्ञप्ति जो होगी तो सभी के लिए हो जाएगी, लेकिन राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना उसको प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में हिंदी समाचार में के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की थी। तो इन्होंने जो समाचार एजेंसी की स्थापना की थी वह था डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी यूनिवार्ता एजेंसी। इन्होंने एजेंसी की स्थापना की थी, ठीक है। 1982 में जो है यूनिवार्ता एजेंसी की स्थापना की गई थी। राइट आंसर डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप याद कीजिए क्योंकि ये
बहुत बार रिपीट होते जाते हैं, आयोग उनको रिपीट करता है। आगे इसमें हिंदी में पूछा गया था, कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोश में अपना डाटा संचित करता है? तो जो डाटा संचित करता है, रैम, रोम, बिट या सीपीयू, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था ये है रोम, ठीक है। तो रोम में जो है वो डाटा संचित यानी इकट्ठा करता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की अगर बात करें, प्रविशेषण को इनमें से किसने अंतर्विशेषण कहा है? प्रविशेषण को अंतर्विशेषण किसने कहा? विशेषण, प्रविशेषण तो आपने समझ लिया होगा, विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं, लेकिन इस प्रविशेषण को अंतर्विशेषण किसने कहा है? ए था कामता प्रसाद गुरु ने, बी था डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने, सी था डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, डी था डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने। तो 7 का जो राइट आंसर था ये इसका ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो कामता प्रसाद गुरु ने जो है इसको प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 8 की अगर बात करें हम यहाँ पर, इनमें से लेखक और उनकी रचना का एक युग्म सही नहीं है, वह कौन सा? मुक्तिबोध, काठ का सपना, शेखर जोशी, हलवाहा, बी था मनु भंडारी त्रिशंकु, या डी था शैलेश मटियानी उत्तर प्रियदर्शी। तो यहां पर बात करें ए ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। काठ का सपना मुक्तिबोध की है, सी ऑप्शन सही है, शेखर जोशी की हलवाहा है, बी ऑप्शन भी सही है इसका, मनु भंडारी के त्रिशंकु है, लेकिन डी ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है ना। शैलेश मटियानी उत्तर प्रियदर्शी जो है यह है अज्ञेय जी की, किसकी है? अज्ञेय की यह रचना। अज्ञेय का पूरा नाम भी आता, कई बार पूछा जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है ना। तो इसको भी याद कीजिए, क्या पूरा नाम होगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो ये उत्तर प्रियदर्शी जो है ये अज्ञेय जी की रचना, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा सुमेलित कौन सा नहीं है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें यहां पर, निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? हारित, बासंत, रक्तलोचन, परेवा। इसका जो राइट आंसर देखो, ये परेवा भी यहां पर गलत दिया है, आने प्रवाह होता है ये, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना, बासंत। बसंत प्रिया किसको माना जाता है? कोयल को माना जाता है, तो ये कोयल का पर्यायवाची है, ठीक है ना। बसंत यानी बसंत प्रिया कोयल का पर्यायवाची यहाँ पर आ जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अन्यथा कबूतर, हारित, रक्तलोचन, परेवा जो है ये कबूतर का पर्यायवाची माना जाता है, जो नहीं माना जाता वो है बसंत यानी यह कोयल का पर्यायवाची माना जाता है। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, 10 प्रश्न पे हम पहुंच गए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपकी हिंदी जो है वो आपको तैयारी कराने वाले हैं, क्योंकि हिंदी के प्रश्न जो अमूमन हर जगह पूछे जाते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आगे बढ़ते रहे। रोज रात 8 बजे हम आपको हिंदी का सेशन देंगे। प्रश्न 10 की अगर बात करें यहाँ पर, इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर बैंडिंग कहानी से? तो सिल्वर बैंडिंग कहानी से किसका है? गजाधर पंत, कृष्ण पंत, गिरीश पंत, यशोधर पंत। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन, यशोधर पंत, ठीक है ना। ये रचना किसकी है? यशोधर पंत जी की यह रचना है। कौन सी रचना? ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की बात करें अगर यहाँ पर, खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इसमें किसने दिया है? खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इसमें किसने दिया है? सुनीति कुमार चटर्जी ने, कामता प्रसाद गुरु ने, राव सांकृत्यायन ने, या डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया है कौरवी नाम, किसको? खड़ी बोली को, ठीक है ना। इसको याद कीजिए, रट लीजिए और पेपर में लिख लीजिए, क्योंकि यह पेपर जो है प्रश्न जो है फॉरेस्ट गार्ड में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 12 की बात करें यहाँ पर, निम्नलिखित में से गढ़वाली, ठीक है ना, गढ़वाली बोली एक उपबोली है, गढ़वाली की उपबोली कौन सी हो जाएगी इसमें? सिराली, कुली, सलानी या गंगोली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, प्रश्न नंबर 22 का आ जाएगा आपका राइट, 12 का आ जाएगा राइट आंसर सलानी, ठीक है ना।
तो गढ़वाली की जो उपबोली है वो सलानी एक बोली है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की बात करें यहाँ पर, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन से है? स श श ह, च छ ज झ, त थ द ध, ये यारा लावा। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा, अंतस्थ व्यंजन जो है वो यारा लावा है। ऊष्म व्यंजन जो है ये स श श है। च वर्ग जो है स्पर्श व्यंजन ये च छ ज झ है। और त वर्ग जो स्पर्श व्यंजन ये त थ द ध। ठीक है ना। बात करें अगर प्रश्न नंबर 14 की, इनमें से एक शब्द का तत्सम शब्द है। एक का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत का ही रूप है, और ये एक जो है ये तद्भव रूप है। ठीक है ना, ये तद्भव है। हमने तत्सम, तद्भव का मतलब जो हिंदी का रूप है, और तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत का रूप है, हिंदी में संस्कृत जैसा ही प्रयुक्त हुआ। तो ईख को संस्कृत में क्या कहेंगे? इच्छु, इच्छु, इक्खु या ऊख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन आ जाएगा। कहीं गलती से इच्छु मत कर देना, इच्छु होता है। ठीक है ना, छोटी ई की छोटे ई होता है, इच्छु इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करें यहाँ पर, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी यानी गलत तरीके से कौन सी वर्तनी लिखी गई है? भास्कर, द्वारका, प्रज्वलित, कृष्णांगनी। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, क्योंकि भास्कर ऐसे ही लिखा जाता है, द्वारका भी ऐसे ही लिखा जाता है, प्रज्वलित ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन ये अशुद्ध रूप इसका ये हो जाएगा कृष्णांगनी, ऐसा नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना, अदगा आता है, कृष्णांगनी लिखा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 की बात करें यहाँ पर, निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द रूप का युग्म अशुद्ध है, यानी कौन सा युग्म इसमें अशुद्ध हो जाएगा? तद्भव और तत्सम। ठीक है, तद्भव और तत्सम की हमने ऊपर बात की। तद्भव का मतलब जो हिंदी का रूप है, तत्सम मतलब जो उसी का संस्कृत रूप है। ठीक है ना, इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा वह राइट आंसर हमने आपने यहाँ पर बताना है। पहला पूछा है सेठ, सृष्टि, टकसाल, टंकशाला, रहट, अरहट, कटहल, कटफल। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा। सी ऑप्शन क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहां पर जो है रहट का अर्घट, क्या पूछा है? अर्घट होता है। ठीक है ना, अरहट नहीं बल्कि अर्घट होता है। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हिंदी याद कर लीजिए, और ये प्रश्न पूछे जा रहे बार बार, जो प्रश्न एक बार आते हैं इनको आप रट लीजिए और अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। ठीक है, 17 का जो प्रश्न नंबर 17 पूछा गया, विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है। विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म कौन सा हो जाएगा? पहला है प्राची, प्रतीचि, समास, व्यास, मृषण, रुक्ष, अनग, विरग। तो प्रश्न 17 का जो है वह जो राइट आंसर हो जाएगा, अनग का आ जाएगा, ये आ जाएगा इसमें। ठीक है ना, अशुद्ध शब्द ये लिखा गया इसमें, क्योंकि ये अनग का निरग नहीं अविरग होता है, अरग होता है। ठीक है, अनग का अरग होता है, ये निरग लिखा गया। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अशुद्ध लिखा गया है। प्रश्न नंबर 18 की अगर बात करें हम यहाँ पर, इनमें से अनेकार्थी शब्द यानी दल का अर्थ नहीं है। दल का अर्थ कौन सा नहीं हो जाएगा? ए पर्थ, बी गर्त, सी सेना, डी निकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गर्त। ठीक है, गर्त नहीं होता है, दल का अनेकार्थी शब्द गर्त नहीं होगा। ठीक है ना, राइट आंसर गर्त आ जाएगा। या आपको भी लगता है कि इसमें गर्त नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा होना चाहिए, तो इसमें कौन सा होना चाहिए? प्लीज कमेंट करके अवश्य कहें कि इसका क्या होना। जहां तक मैंने पढ़ा इसका गर्त होना चाहिए, क्योंकि यह अमूमन कई ढंग से दिख भी नहीं रहा, मिल भी नहीं रहा। तो इसका विशेष करके आप बताइए कि कौन सा इसका होगा। वैसे मेरे ख्याल से इसका गर्त होना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए भी सवाल है, आप इसको प्लीज इसका आंसर ढूंढकर मुझे भी बताइएगा। प्रश्न नंबर 19 की अगर बात करें, नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव इसमें से किसने दिया था? यानी 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव जो दिया था, काका कालेलकर, धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य नरेंद्र देव या राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का, वह हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है ना, काका कालेलकर ने दिया था कि 12 खड़ी को
काका कालेलकर जी ने दिया था कि 12 खड़ी को प्रस्ताव दिया था, ठीक है ना। मात्राओं की दृष्टि सुधार लाने की दृष्टि से इन्होंने इस पर अमल किया था, ठीक है। प्रश्न नंबर आखिरी होगा 20वां, ठीक है। गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है, यानी गोसाई दत्त जो है किस रचनाकार का वास्तविक नाम है, मूल नाम है। तो राइट आंसर आ जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी का मूल नाम जो है वो गोसाई दत्त है, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है जो आयोग द्वारा बार बार दिए जा रहे हैं, इनको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। आज का सेशन आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। अगर आप इनको करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। और हाँ, प्रश्न नंबर जो मैंने अभी कहा था इसका उत्तर भी आप अपने अनुसार ढूंढ लीजिए और हमें बताइए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और चैनल सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं रात 8 बजे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।